वेलकम स्टूडेंट्स ऑन माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल नवीन सर क्लासेस। साथियों, ये पॉलिटी की क्लास 24 है जिसमें हम लोग देखेंगे प्रस्तावना में भारत के समाजवाद के बारे में समझेंगे, यानी कि सोशलिज्म ऑफ द इंडिया क्या है प्रियम्बल में, इसकी बात हम लोग करेंगे। साथियों, यदि आपको इस पूरा का पूरा मैटर का पीडीएफ चाहिए, बाइलिंगुअल पीडीएफ चाहिए, तो इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करके बाइलिंगुअल पीडीएफ ले सकते हैं। जो भी यहाँ कुछ हम लिखेंगे, जो कुछ बताएंगे, वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, आपको कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, मल्टीपल रिवीजन की जरूरत है। तो चलिए साथियों, हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आपको पता है, हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल पर बात कर रहे हैं, प्रस्तावना पर बात कर रहे हैं। और हमने पिछली क्लासों में ये सीख लिया है कि हम भारत के लोग किस प्रकार हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भारतीय लोगों को पूरी शक्ति प्रदान करता है। दूसरा, हमने प्रभुत्व संपन्न यानी कि सॉवरेनिटी का मतलब भी समझ लिया क्या है। साथियों, आज की क्लास में हम लोग देखेंगे सोशलिस्ट, यानी कि सोशलिस्ट ये जो शब्द आता है, समाजवाद, भारत में समाजवाद किस प्रकार का है, इसकी बात करने वाले हैं। ठीक है ना? तो आइए साथियों, हम लोग सीखते हैं। आप जानते हैं, हम हिंदी मीडियम में इंडियन पॉलिटी हम लक्ष्मीकांत इंग्लिश मीडियम में फॉलो कर रहे हैं, और हिंदी मीडियम में हमारा संविधान एक परिचय जो कि सुभाष सी कश्यप जी की बुक है, उसको फॉलो कर रहे हैं। अगर हम बताएं कि भारत का समाजवाद है, अगर मान लीजिए ये क्वेश्चन आ जाए कि भारत का समाजवाद है, इंडियन सोशलिज्म इज, मार्क्सवाद है कि साम्यवाद है, लोकतांत्रिक समाजवाद है कि विशिष्ट समाजवाद है, तो उसमें से अधिकांश लोग लोकतांत्रिक समाजवाद लगा सकते हैं। लेकिन यदि आप थोड़ा सा इसकी स्टडी किए हैं तो आप विशिष्ट समाजवाद लगाएंगे। भारत में पूरी तरीके से लोकतांत्रिक समाजवाद यानी कि डेमोक्रेटिक सोशलिज्म भी नहीं है, समझ रहे हैं, और ना ही पूरी तरीके से साम्यवाद या मार्क्सवाद है। समझ रहे हैं कि नहीं? क्या है भाई? विशिष्ट समाजवाद। तो एक्सक्लूसिव सोशलिज्म या स्पेसिफिक सोशलिज्म है। इसका मतलब क्या है? देखिए साथियों, समाजवाद का मेन मतलब क्या होता है? देखिए, समाजवाद का मतलब होता है जो संसाधन है, जो भी रिसोर्सेज हैं, उनका समाजीकरण है। गरीब तबके और अमीर तबके सबके पास वो संसाधन की पहुंच होनी चाहिए। दूसरा, गरीब मजदूरों का शोषण ना हो, यानी कि पुअर्स लेबर शुड नॉट बी एक्सप्लॉइटेड। वंचित वर्ग का विशेष महत्व हो, डिप्राइव्ड क्लास शुड बी वैल्यूड। समाज में समानता लाना, यानी कि अंडरस्टैंडिंग शुड बी ब्रॉट। एक मिनट, शुड बी, यहां अंडरस्टैंडिंग मैंने बोल दिया है, इक्वलिटी शुड बी ब्रॉट, यहां पर ये कर लेना है, इक्वलिटी शुड बी ब्रॉट इन सोसाइटी, इक्वलिटी शुड बी ब्रॉट इन सोसाइटी। समाज में समानता को लाना है, समझ रहे हैं, यानी कि गरीब और अमीर में भेद ना हो। तो ऐसे में साथियों, यहां पर ये आप चार पिलर, मतलब जो चार पॉइंट हैं, ये हमेशा याद रखिए। समाजवाद का हमेशा मतलब है जो भी संसाधन है उसका पूरी भारतीय जनता पर, मतलब पूरी भारतीय जनता का अधिकार है, वो लोगों का है, किसी एक व्यक्ति विशेष का नहीं है, किसी एक कंपनी का नहीं है, किसी एक सरकार का नहीं। सरकार का मतलब सबकी है। जब भी कोई कहा जाए गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज का मतलब वो गवर्नमेंट किसकी है? भारत के द्वारा द्वारा ही तो इलेक्टेड है वो। तो ये भारत के लोगों का है, समझ रहे हैं ना? भारत देश भारत के लोगों का है। ऐसे कोई भी सामान, कोई भी कहीं भी पेट्रोलियम यदि निकल रहा है तो वो भारत के लोगों का है, गवर्नमेंट का है। समझ रहे हैं? गवर्नमेंट मतलब भारत के लोगों का है। ये चीज याद रखिए। गरीब मजदूरों का शोषण ना हो, वंचित वर्ग का महत्व हो, समाज में समानता लाना, इक्वलिटी शुड बी ब्रॉट इन द सोसाइटी। अब देखिए, कई चीजें होती हैं साथियों। एक होता है लोकतांत्रिक समाजवाद, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। एक होता है साम्यवाद, मार्क्सवाद, यानी कि कम्युनलिज्म एंड मार्क्सिज्म। क्या चीज है? देखिए, मार्क्सवाद और साम्यवाद लगभग एक ही चीज है, क्योंकि कार्ल मार्क्स के द्वारा जो विचारधारा गई कई देशों में, वो साम्यवाद के नाम से ही जानी गई। तो मार्क्सवाद बोल दो या साम्यवाद बोल दो, बात एक ही है। लोकतांत्रिक समाजवाद और साम्यवाद मार्क्सवाद में क्या अंतर है, थोड़ा सा ये डिफरेंस समझिए साथियों। लोकतांत्रिक समाजवाद, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म क्या कहता है? राज्य में आर्थिक भिन्नताएं हैं, राज्य में आर्थिक भिन्नताएं हैं। इनका ये कहना है राज्य दो हिस्से में ही बट गया है।
शोषक वर्ग जिसे हैव्स कहते हैं, शोषित वर्ग जिसे हैव नॉट। शोषक जो हैव्स हैं यानी कि इनके पास सारे संसाधन हैं, शोषित वर्ग हैव नॉट, इनके पास कोई भी संसाधन नहीं या बहुत कम संसाधन है। इनको सर्वहारा वर्ग कहते हैं, इसको पूंजीपति वर्ग, कैपिटलिस्ट क्लास, इसे एक्सप्लॉइटेड क्लास। इनका कहना है कम्युनलिज्म या सॉरी कम्युनलिज्म अलग चीज है, तो अलग ही चीज है। कम्युनिज्म एंड मार्क्सिज्म का ये कहना है कि भाई जो समाज है हमारा दो भागों में बटा है, राज्य दो भागों में बट गया है। एक पूंजीपति वर्ग है और एक एक्सप्लॉइटेड है। ये पूंजीपति वर्ग क्या कर रहे हैं, जो एक्सप्लॉइटेड पीपल हैं इनका धन अपने पास रख रहे हैं, समझ रहे हैं? यानी कि राज्य पर जो भी संसाधन है उस पर पूंजीपति वर्ग का ही अधिकार है। उसे एक्सप्लॉइटेड क्लास या हैव नॉट, शोषित वर्ग के पास कुछ भी उसका भाग नहीं है या बहुत कम भाग है, समझ रहे हैं? पूंजीपति वर्ग है एक, दूसरा शोषित वर्ग है। इनका कहना है हाँ ये बात तो सत्य है, लेकिन इसे हम पूंजीपति और एक्सप्लॉइटेड में नहीं बांट सकते। इसको हम क्या कहेंगे, राज्य में आर्थिक भिन्नताएं हैं। देयर आर इकोनॉमिकल डिफरेंसेस इन द स्टेट। कौन कह रहा है, लोकतांत्रिक समाजवाद। और मार्क्सवाद क्या कह रहा है कि राज्य या समाज दो हिस्से में बटी ही गया है, एक एक्सप्लॉइट करने वाले और एक जिसका एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है। अब यहां पर कहा जा रहा है राज्य के सहयोग से, लोकतांत्रिक समाजवाद क्या करें, राज्य के सहयोग से इसको हम समानता में लाएंगे। यानी कि जो समाज में इन इक्वलिटी फैल रही है, आर्थिक भिन्नताएं हैं, उसको हम राज्य के सहयोग से एक लोकतांत्रिक तरीके से क्या करेंगे, एक हम सरकार को चुनेंगे, ये सरकार जाएगी और क्या करेगी, जिनके पास पैसे ज्यादा हैं, जिनके पास पैसे कम हैं, उनको क्या करेगी, उन पर ध्यान देगी। जो वंचित वर्ग है उसको भी एक तरीके से जो सवर्ण मतलब वो जिनके पास इकोनॉमिकली रिच पर्सन है उनके बराबर लाने का प्रयास करेगी। ऐसा नहीं है कि इनका धन छीन के इनको बांट देगी। जो वंचित वर्ग है उसको पूंजीपति वर्ग के बराबर लाने का प्रयास करेगी। यानी कि राज्य के सहयोग से जो हम राज्य को चुनेंगे वो क्या करेगी, इक्वेलिटी लाएगी समाज में, समझ रहे हैं? ब्रिंग इक्वेलिटी विद स्टेट कोऑपरेशन। ये क्या कह रहे हैं, हिंसक क्रांति या तानाशाही करके वंचित वर्ग का पूंजीपतियों के खिलाफ। यानी कि जो वंचित वर्ग है एक दिन क्या करे, बहुत तेजी से हिंसक क्रांति करे, यानी कि क्या, वायलेंस रिवॉल्यूशन, वायलेंट रिवॉल्यूशन करे। और जो पूंजीपति वर्ग है इनको देश से मार के खदेड़ दे या इनका धन लूट, मतलब इनका जो धन है वो अपने पास रख ले। समाजवाद ऐसे ही आएगा। देखिए मार्क्सवाद साम्यवाद का क्या कहना है, समाज में इक्वेलिटी लाना। लोकतांत्रिक समाजवाद में क्या कहना है, इनका भी मेन उद्देश्य है इक्वेलिटी लाना। लेकिन ये देखो इक्वेलिटी किस तरीके से ला रहे हैं, राज्य के सहयोग से, तानाशाही तरीके से नहीं, क्रांति करके नहीं, राज्य के सहयोग से समानता। यानी कि सर्वे सर्वा कौन है, राज्य है। वो चाहेगी तो जो शोषित वर्ग है उसको धन देगी, वो चाहेगी नहीं देना है तो नहीं देगी, ये कैपिटलिस्ट को बढ़ावा देगी। मतलब यहां मेन है लोकतांत्रिक समाजवाद और साम्यवाद, दोनों ही समाज में इक्वेलिटी ही लाना चाह रहे हैं, लेकिन ये शांतिपूर्ण तरीके से लाना चाह रहे हैं लोकतांत्रिक समाजवाद। साम्यवाद एक तानाशाही तरीके से क्रांति करके लाना चाह रहे हैं। समझ रहे हैं कि नहीं? क्या ये कहते हैं आगे, आगे ये कहते हैं कि लोकतांत्रिक समाजवाद का क्या कहना है, प्रत्येक से उसकी क्षमता अनुसार कार्य लेना तथा कार्य अनुसार वेतन देना। प्रत्येक व्यक्ति से उसकी जो क्षमता है उसके अनुसार कार्य लेना और कार्य के अनुसार क्या करना, वेतन देना। टेकिंग वर्क फ्रॉम द एवरीवन अकॉर्डिंग टू हिज कैपेसिटी एंड पेइंग सैलरी अकॉर्डिंग टू देयर वर्क। इनका क्या कहना है भाई, इनका कहना है क्षमता अनुसार कार्य तो लेना लेकिन आवश्यकता अनुसार वेतन देना। टेकिंग वर्क अकॉर्डिंग टू देयर कैपेसिटी बट पेइंग एज पर नीड। जैसे यदि कोई व्यक्ति है जिसके दो बच्चे हैं, उससे 6 घंटे का काम लिया जाएगा। एक व्यक्ति है जिसके 6 बच्चे हैं, उससे भी कितने घंटे का काम लिया जाएगा, 6 घंटे का काम लिया गया। ठीक है, एक के दो बच्चे और एक के मान लीजिए 4 बच्चे, ऐसे समझिए एक दो व्यक्ति है, इसके 2 बच्चे हैं और इसके क्या है, मान लीजिए 4 बच्चे हैं। ये ए है, ये कौन है, बी है। दोनों से कितना घंटा काम लिया गया, मान लो 8-8 घंटे काम लिया गया।
दोनों से 8 घंटे काम है। इनको जब सैलरी देनी हुई तो कितना हजार दे रहे हैं? 30,000। जब इनको सैलरी देनी हुई तो इनकी नीड ज्यादा है, तो इनको सैलरी कितनी देगी देनी मतलब कितना देंगे? पता लगा 35,000। अब देखिए, ये क्षमता अनुसार काम ले रहे हैं, 8 घंटे इनसे भी, 8 घंटा इनसे भी, लेकिन इनके नीड के हिसाब से इनको 35,000 सैलरी दे रहे हैं, इनको 30,000 सैलरी दे रहे हैं। बात समझ रहे हैं? तो क्या ये 8 घंटे काम करने वाला व्यक्ति ए मोटिवेट होगा? क्या मोटिवेटेड होगा कि हमेशा परेशान रहेगा? वो तो हमेशा परेशान रहेगा ना। इसीलिए कहते हैं मार्क्सवाद या कम्युनिज्म ये पूरी तरीके से किसी भी देश में नहीं है। चाहे वो चाइना, भले कम्युनिज्म बोला जाता है, उत्तर कोरिया कम्युनिज्म बोला जाता है, समझ रहे हैं, रशिया मार्क्सिज्म है, उसमें कम्युनिज्म है, लेकिन ये पूरी तरीके से नहीं है। क्योंकि अगर ये पूरी तरीके से लागू कर दिया जाए तो देश में हंगामा खड़ा हो जाए। समझ रहे हैं, ये पूरी तरीके से लागू नहीं किया जा सकता। तो ये आप समझ गए, प्रत्येक से उसकी क्षमता अनुसार कार्य लेना तथा कार्यानुसार वेतन देना। ये क्या करें? क्षमता अनुसार कार्य लेना लेकिन आवश्यकता अनुसार वेतन देना। यहां पर एक और चीज था। हम्म, हाँ, यहां राज्य, आप ये कह सकते हैं लोकतांत्रिक समाजवाद में राज्य की परिकल्पना की गई है। साम्यवाद मार्क्सवाद में राज्य की परिकल्पना नहीं की गई है। राज्य को बताया गया है, राज्य किसका सपोर्ट करती है? पूंजीपति वर्ग का। इसलिए राज्य नहीं होना चाहिए। आप कहोगे चाइना में राज्य तो है, मतलब एक तरीके से वो सरकार तो है। यहां राज्य के सहयोग से मतलब एक तरीके से सरकार के सहयोग से है। ठीक है, यहां आप सरकार लिख लीजिए तो ज्यादा बेटर होगा। सरकार, यहां सरकार की कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि सरकार किसके कॉन्सेप्ट में होती, मतलब किसके पक्ष में होती है? पूंजीपति वर्ग के। तो उम्मीद है आपको लोकतांत्रिक समाजवाद, साम्यवाद, मार्क्सवाद समझ में आ गया है। साम्यवाद मार्क्सवाद एक ही चीज है, लोकतांत्रिक समाजवाद ये अलग चीज है, लेकिन दोनों का उद्देश्य है समाज में समानता लाना। लेकिन आप देख लीजिए साम्यवाद मार्क्सवाद क्या कहता है? डिक्टेटरशिप के दम पर लाना, क्रांति करके लाना, और इसमें कोई भी सरकार की कल्पना नहीं की गई है। लोकतांत्रिक समाजवाद में सरकार के सहयोग से या राज्य के सहयोग से ही समानता लानी, एक पीसफुल तरीके से लाना है। हाँ, ये क्वेश्चन आप कह सकते हैं चाइना में तो सरकार है, रशिया में तो सरकार है। बात यह है, मार्क्सवाद का कहना था सबसे पहले जब हम क्रांति करेंगे तो हमें एक ग्रुप बनाना पड़ेगा, और इस ग्रुप को हम सरकार बोल सकते हैं। हम अपने ग्रुप को सरकार बोल सकते हैं। ये सरकार जब एक बार जो पूंजीपति वर्ग है इनको देश से हटा देगी, यानी कि एक तरीके से या तो उनको नीचे तबके के बराबर कर देगी या देश से हटा देगी, निकाल देगी, तब सरकार की कोई जरूरत नहीं है। लोगों में समानता आ जाएगी, फिर कोई जरूरत नहीं है। ये लेकिन अभी विचारधारा ही है। भले चाइना अपने आप को कम्युनिज्म बोले, लेकिन अभी पूरी तरीके से कम्युनिज्म नहीं। तो भारत में कौन सा है? भारत में कुछ हद तक अगर देखेंगे तो साथियों 90% लोकतांत्रिक समाजवाद है। 90% जो गुण है लोकतांत्रिक समाजवाद का है। तो 10% क्या है? इसमें थोड़ा सा परिवर्तन किया गया है, इसमें थोड़ा सा परिवर्तन किया गया है। क्या चेंज किया गया है भाई? देखिए, जब एक तरीके से देखा जाए तो अगर कोई संसाधन है, ठीक है, या कंपनी है, संसाधन या कंपनी को कंट्रोल करके सरकार सोचती है क्या किया जाए, इस संसाधनों का वितरण वंचित वर्ग या उपेक्षित वर्ग में किया जाएगा। लेकिन यदि सरकार को यह लगने लगे, इस तरह से तो समाजवाद आ जाएगा, लोकतांत्रिक समाजवाद आ जाएगा कि भाई संसाधन और किसी कंपनी को कंट्रोल किया जाए और कंट्रोल करके उसे गरीब तबके तक पहुंचाया जाए, समाजवाद तो आ जाएगा। लेकिन सरकार को लगे, ऐसे में यदि हम समाजवाद लाए, सरकार को यदि ऐसा लगने लगे कि यदि हम इस तरीके से कोई भी संसाधन है, मतलब हाँ देखिए, अधिकतर संसाधनों पर सरकार का नियंत्रण रहता है, लेकिन कुछ संसाधनों पर सरकार का नियंत्रण नहीं रहता। अब सरकार ये सोचे, मान लीजिए कोई ऐसा समझिए कोई ए संसाधन है। अब सरकार सोच रही है कि इस ए संसाधन को यदि मैंने कंट्रोल किया तो गरीब के तक तो इसकी पहुंच हो जाएगी, ठीक है,
लेकिन इससे समाज में दूसरी कुरीतियां व्याप्त हो जाएंगी। कैसे व्याप्त हो जाएंगी? कि हम कैसे समझे, जैसे सरकार ये ना समझ पाए कि गरीब कौन है अमीर कौन है, इसमें पारदर्शिता ना हो पाए सही से। गरीब को पहचानेंगे कैसे? अगर सरकार को लगने लगे हाँ चलो इस संसाधन पर कंट्रोल करके हम गरीब तबके तक पहुंचा देंगे इस चीज को, लेकिन सरकार के सामने चैलेंज आ जा रहा है कि गरीब है कौन, अमीर कौन है, ये अगर पहुंच मतलब पहचान सही से ना हो पाए। दूसरा, जब सरकार इसको कंट्रोल करेगी तो सरकार कोई एक तो है नहीं, इसमें बहुत सारे लोग रहेंगे, उसके कार्य की पारदर्शिता भी सही ना हो पाए, लोग लेजी होने लगे। भैया वेतन तो मिलना है सरकार की तरफ से, अब काम करें, 6 घंटे काम करें, 5 घंटे काम करें, पैसा तो उतना मिलना ही मिलना है। समझ रहे हैं? कार्य की पारदर्शिता में कमी आ जाए, कार्य की दक्षता में कमी आ जाए, देश की उन्नति के बजाय अवनति होने लगे, यानी कि जो हमारी कंट्री है उसका प्रमोशन होने की बजाय डिमोशन होने लगे, वर्क का एफिशिएंसी में डिफॉल्ट होने लगे, या कार्य की जो पारदर्शिता है, लोग उस पर काम कर रहे हैं, सरकार कोई एक व्यक्ति तो नहीं है कि उस पर हम पारदर्शी तरीके से उसके कार्यों को देख पाएंगे। आप देखिए ना, जैसे बीएसएनएल है, सरकारी कंपनी है, आप ऐसे ले लीजिए, एसबीआई है, सरकारी है, एचडीएफसी है, प्राइवेट है, लेकिन आप कहां अकाउंट खुलवाना चाहते हैं? एसबीआई में तो खुलवाना, मतलब अगर देखा जाए तो आप कार्य की दक्षता जब देखेंगे तो एचडीएफसी की ज्यादा अच्छा है एसबीआई की अपेक्षा। एसबीआई के आदमी काम ही नहीं सुन रहे हैं। एचडीएफसी में जाओ तो वहां एक तरीके से जय हिंद और सलाम वगैरह करके, वेलकम करके आपका अकाउंट खुलवाया जा रहा है। जब उस बैंक में जाते हैं तो कम से कम एक गिलास पानी मिलता है। एसबीआई में जाते हैं तो वहां कोई भी पूछ नहीं है। बात समझ रहे हैं? तो भले सरकारी कंपनी है, लेकिन सरकार को लग जाए हमारे सोशलिज्म करने से, यानी कि हम समाजवाद को तो बढ़ाएंगे, लेकिन ऐसा ना हो कि कार्य की पारदर्शिता हम ना देख पाए, कार्य की दक्षता में कमी आ जाए, लोग लोग काहिल होने लगे, लेजी होने लगे, देश की उन्नति की बजाय अवनति होने लगे, तो सरकार पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप करती है, ट्रिपल पी मॉडल को अपनाती है, पूंजीपतियों को बढ़ावा देने लगती है कि आप ही इस क्षेत्र में देख लीजिए, जैसे कई है, रेलवे है प्राइवेटाइजेशन कर रही है, बैंकिंग है प्राइवेटाइजेशन कर रही है। क्यों? क्योंकि सोशलिज्म करने से समाज में और कुरीतियां व्याप्त हो जा रही हैं कुछ चीजों पर, मतलब ये सारी चीजों पर तो नहीं है, सारी चीजों पर नहीं है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जिसको यदि कि सरकार कंट्रोल कर ले तो समाज में और भी दिक्कतें होंगी, समाज के लोग काम नहीं करेंगे, पता लगा, क्योंकि उनको पैसे मिल रहे हैं। तो ऐसे में जो सरकार होती है, लोकतांत्रिक समाजवाद को तो 90% बढ़ावा दे रही है, सरकार वहां है, गरीब तबके का ध्यान देने के लिए बैठी है, लेकिन उसमें हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप या पूंजीपतियों को भी बढ़ावा देते हैं। समझ रहे हैं कि नहीं? क्योंकि पूंजीपतियों को बढ़ावा देने से सरकार को लग रहा है कि समाजवाद खतरे में नहीं आएगा और समाजवाद हमारा बढ़ेगा। तो ऐसे में विशिष्ट प्रकार का लोकतांत्रिक समाजवाद भारत में पाया जाता है। यहां पर एक चीज आप समझ सकते हैं, भारत में लोकतांत्रिक समाजवाद का स्वरूप क्या है? विशिष्ट है, स्पेसिफिक है, एक्सक्लूसिव है। सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन में क्या किया गया? डीएस नकारा एक केस आया था 1982 में, उसमें कहा गया सुप्रीम कोर्ट के अनुसार टू प्रोवाइड सिक्योरिटी फ्रॉम क्रेडल टू ग्रेव। क्रेडल मतलब होता है पालना, जिसमें बच्चे को झुलाया जाता है, पालने से लेकर कब्र तक की सुरक्षा देना, ये सोशलिज्म का मेन कॉन्सेप्ट है। क्या है? अब देख लीजिए, आय की असमानता को दूर करना, समझ रहे? एलिमिनेट इन इक्वलिटी ऑफ द इनकम, जीवन स्तर की असमानता को दूर करना, एलिमिनेट इन इक्वलिटी ऑफ द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, शोषित मजदूर वंचित का कल्याण, वेलफेयर ऑफ द डिप्राइव्ड पीपल। तो ये तीन चीजें सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन में आई, तीन चीजें सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन में आई। बताइए किसी को कोई दिक्कत हो? ठीक है, आय की असमानता को दूर करना, जीवन स्तर को असमानता को दूर करना, शोषित मजदूर वंचित वर्ग का कल्याण।
यहां पर यह कहीं नहीं कहा गया है कि हम केवल वंचित वर्ग पर ही केवल ध्यान देंगे, पूंजीपति पर बिल्कुल नहीं। यहां आय की असमानता को, सिर्फ जो असमानता है उसको दूर करना है। ऐसा नहीं है कि पूंजीपति के पास जो पैसा है उनके खिलाफ क्रांति करके वो पैसा गरीबों में बांटे, बस जो असमानता है उसको दूर करना। ये पीसफुल तरीके से भी हो सकता है, डिक्टेटरशिप करके भी हो सकता है। तो डिक्टेटरशिप जिसमें है वो क्या है, कम्युनिज्म है, मार्क्सवाद है, मार्क्सिज्म है, समझ रहे हैं? और जिसमें शांतिपूर्ण तरीके से लोकतांत्रिक समाजवाद है। बात समझ में आए? तो यहां पर किस तरीके से समाजवाद भारत में है, ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया कि भारत का जो समाजवाद है विशिष्ट प्रकार का समाजवाद है। तो साथियों, आज के लिए इतना ही। फिर अगली क्लास में आपसे नए टॉपिक के साथ बात करते हैं। जय हिंद।